डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। अच्छा, हमने जब चैप्टर नंबर 1 में मैकेनिक्स को डिफ़ाइन किया था और हमने ये कहा था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, फिर उसके बाद हमने कहा था कि मैकेनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, सब ब्रांचेज़ हैं। उनमें से एक ब्रांच जिसका नाम काइनेमैटिक्स था उसको हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया, और एक ब्रांच जिसका नाम डायनेमिक्स है इसको हम आज स्टडी करेंगे। सो बेसिकली जो डायनेमिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स की ही एक सब ब्रांच है, ठीक है। हमने क्लासिकल और मॉडर्न के बारे में भी डिस्कशन कर रखी है। सो डायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने मेजर टॉपिक्स पढ़ने कौन कौन से हैं। सो इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसमें फोर्स एंड मोमेंटम का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक। मैथमेटिकल रिलेशन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम एक डेफिनेशन की हद तक सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे। हमें पता है कि ये न्यूटन के 3 लॉ हैं। इन लॉज को हम कुछ देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। इसके अलावा हम एक और लॉ इसमें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडीज को देखेंगे। इसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनकी एप्लीकेशंस ये पढ़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी, फ्रिक्शन को, कि फ्रिक्शन क्या है, इसकी कुछ डिटेल देखेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ये तो हैं इस चैप्टर के कुछ मेजर टॉपिक्स। इसके अलावा बीच में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी हमारे पास। कुछ एटवर्ड मशीन से रिलेटेड हम 2 केसेस पढ़ेंगे। सो ये इस तरह से हम ओवरऑल इस पैटर्न में अपने चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स को डिफाइन करके। अच्छा देखें, ये तो हमें पता है कि क्योंकि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ द मोशन विद इट्स कॉजेज। ठीक है जी, द स्टडी ऑफ द मोशन विद इट्स कॉजेज। काइनेमैटिक्स में हमने कहा था विदाउट इट्स कॉज। हमने ये नहीं देखना कि मोशन, अगर कोई बॉडी के मोशन में है तो उसका कॉज क्या है, उस पर फोर्स का इफेक्ट है, उसका मास का इफेक्ट है, वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं देखना। लेकिन डायनेमिक्स में हम जो स्टडी ऑफ द मोशन है उसको उसके कॉजेस के साथ देखेंगे कि फोर्स का क्या रोल है, मास का क्या रोल है, मोशन बॉडी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, फोर्स के कम ज्यादा होने से बॉडी की मोशन पे, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे क्या डिफरेंस है, मास के कम ज्यादा होने से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इसी तरह अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं हम उनको देखेंगे डायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी। सो डायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन विद इट्स कॉजेज। ठीक है, और कॉजेज में मेनली हम फोर्स को देखते हैं, मास को देखते हैं और बेशुमार चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया है डायनेमिक्स को। इसके अलावा अब हम कुछ जनरल टर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म जिसको हमने डिफाइन करना है वो है फोर्स, क्योंकि जो सबसे मेजर कॉज है उसमें हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा देखें, फोर्स का लफ्जी मतलब तो हमें सबको पता होता है, लेकिन फिजिक्स में हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि फोर्स एक एजेंट है, एक एजेंट है, एक एजेंसी है जो क्या करती है, ये एजेंट या ये एजेंसी क्या करती है, मूव्स और टेंड्स टू मूव। ठीक है जी, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, और फिर स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों चीजों का हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, मूव्स और टेंड्स टू मूव का क्या मतलब है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी है, तो आप फोर्स अप्लाई करें
तो बॉडी मूव कर रही है, मूव कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी मूव करे, लेकिन फोर्स तो अप्लाई हो रही है ना। सो मूव्स और टेंड्स टू मूव का मतलब यह है कि वो कोशिश करती है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की। लेट्स से ये मार्कर है, मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये मार्कर मूव तो करता है, सो मूव्स, यानी मैंने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है। और टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव का मतलब यह है कि फोर्स तो अप्लाई हुई है और बॉडी को मूव करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन बॉडी, फॉर एग्जांपल ये वॉल है मेरे पास, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो टेंड्स टू मूव, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, यानी द एजेंसी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव। ठीक है, मोशन होता है या नहीं होता, लेकिन फोर्स तो अप्लाई हो रही है ना। ठीक है, सो द एजेंट और एजेंसी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जो रुकी हुई चीजों पर फोर्स अप्लाई हो उसको मूव करे, या टेंड्स टू मूव यानी उसको मूव करने की कोशिश करे। और इसी तरह स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसका जो बड़ी लो वेलोसिटी के साथ चलती आ रही है, जिसका मास भी बहुत कम है, आप इजीली उसको रोक सकते हैं, तो आपने स्टॉप कर लिया उसको। और टेंड्स टू स्टॉप, टेंड्स टू स्टॉप का मतलब यह है कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट रुकता है या नहीं रुकता, एक गाड़ी तेजी के साथ अगर मूव करती आ रही है और आप उसको फोर्स लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी रुके। ठीक है, बट फोर्स तो आपने अप्लाई की है ना। सो वो एजेंट और वो एजेंसी जो विच मूव्स और टेंड्स टू मूव्स और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज फिर हम देख लेते हैं कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एफ के साथ मैं एरो हेड लगा के इसको रिप्रेजेंट करूंगा। जब भी हम डायरेक्शन की बात, फोर्स की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, सो इसकी डिटेल हम जो डायग्रामेटिकली हम एरो हेड्स के साथ फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, अभी हम जस्ट इसका डेफिनेशन पोर्शन देख रहे हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है जी इसका, फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है जी, न्यूटन को कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू kg ms-2। ये किस तरह है? 1 न्यूटन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 न्यूटन इज अ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद क्लियर कर लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 न्यूटन जो है वो इतनी फोर्स है जो 1 kg की बॉडी में, जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, so 1 Newton is a force which causes an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kg। तो ये इसका यूनिट है फोर्स की। हमारे पास मेजर 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक को हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा देखें, कांटेक्ट फोर्स वर्ड से पता चल रहा है कि दो बॉडीज के दरमियान एक ऐसा इंटरेक्शन फोर्स की वजह से हो जिसमें बॉडीज आपस में फिजिकली इंटरेक्ट कर रही हो, जिसमें बॉडीज आपस में फिजिकली इंटरेक्ट कर रही हो। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर बॉडीज, फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, टेंशन है। तो इसमें आप देखें कि दो बॉडीज एक दूसरे के, फ्रिक्शन को हम इस चैप्टर में आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे कि दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो हम ये देखते हैं कि हमें एक फिजिकल इंटरेक्शन नजर आता है बॉडीज के दरमियान। ठीक है, और उन दो बॉडीज का इंटरेक्शन वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो पुश पुल की फॉर्म में हो सकता है, वो कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन
हमें वो बॉडीज आपस में फिजिकली इंटरेक्ट करती हुई नजर आती हैं। जबकि एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स का मतलब यह है कि दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट तो कर रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट तो क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उनका फिजिकल इंटरेक्शन आपस में कोई नहीं है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट आपस में कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखें कि ये वो फोर्सेस हैं कि जो दो बॉडीज अगर आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। मैं अगर इस मार्कर को ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे की तरफ मूव तो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन क्या इस मार्कर में और ग्रेविटी में कोई फिजिकल कांटेक्ट हमें नजर आता है? नहीं नजर आता। ठीक है, सो फोर्स की दो ब्रॉडर टर्म्स जो हैं उसमें कांटेक्ट फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है, इनका डिफरेंस भी हमने देख लिया। सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक और टर्म है आइनर्शिया। आइनर्शिया की जो टर्म है ये सबसे पहले 1617 में जॉनस केपलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन इंट्रोड्यूस तो इसने करवाई थी, लेकिन इसके बाद जो आइनर्शिया का मेजर कॉन्सेप्ट दिया गया और इसके जो प्रॉपर इसकी जो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी डिटेल्स हैं या जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया वो गैलीलियो ने करवाया था। टर्म की हद तक तो ये टर्म 1617 में जॉनस केपलर ने इंट्रोड्यूस करवा दी थी, लेकिन इसकी जो डिटेल्ड स्टडीज़ हैं वो फिर गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस के बाद जो हैं वो शुरू हुई थी। सो हम इसका मतलब देख लेते हैं। आइनर्शिया का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका वर्ड क्या है? आइनर्स, INE, आइनर्स से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है लेजी या स्लगिश। ठीक है जी। अच्छा, ये लेजी या स्लगिश इसका मतलब है, तो इसका फिजिक्स में क्या ताल्लुक है? एक्चुअली होता यह है कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है या चाहे वो बॉडी मोशन में है, तो वो बॉडी जो है उस लगने वाली फोर्स को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, रोकती है। ठीक है, इसलिए उसको इसका जो वर्ड का मतलब जो है लेजी या स्लगिश से जो है इसको डिराइव किया गया है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है, कोई भी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस शो करती है अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस के अगेंस्ट। वो ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस शो कर रही है वो रेस्ट में भी हो सकती है, वो मोशन में भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को रेजिस्ट करेगी और अपनी रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी। और अगर कोई बॉडी, हम नॉर्मली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो बॉडी उस फोर्स को रेजिस्ट करेगी और अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको एक और तरह से भी कहते हैं, इसको याद रखने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि लफ्जी मतलब देखा जाए तो यह है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जो कर रहा है वो वही करना पसंद करता है, वो वही करेगा। यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा और अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट करेगा, अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को जो है वो अपोज करेगा। सो हम इनर्शिया को ये कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो ये रेस्ट में पड़ा रहेगा उस वक्त तक के जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स अगर लगेगी भी तो पहले ये ऑब्जेक्ट उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा अनटिल और अनलेस कि फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। और इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो वो अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट करेगी, और फिर जब फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। हम इसकी कुछ कॉमन लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पैसेंजर्स मूविंग ऑन द बस, पैसेंजर्स मूविंग या ट्रैवलिंग इन बस। अच्छा देखिए, होता क्या है कि लेट से आप किसी गाड़ी में या किसी बस में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड तेज़ है, और जब अचानक से गाड़ी ब्रेक सप्लाई करती है तो आपकी जो बॉडी का अपर पोर्शन है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करता है, वो आगे की तरफ जर्क खाता है। तो वो क्या है, वो क्यों है? वो इनर्शिया की वजह से। कैसे है इनर्शिया, उसमें कैसे अप्लाई हो रहा है कि देखें, हमने कहा था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू करेगी। तो अब क्योंकि बस के साथ साथ हमारी बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर एक फोर्स लगी है, तो हमारी बॉडी ने उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश की है, उस फोर्स को रोकने की कोशिश की है और मोशन को कंटिन्यू, ऑब्जेक्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, मोशन में थी तो मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो अब हुआ ये कि हमारी बॉडी जो है उसने अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ अटैच है, ठीक है ना, वो तो बस के साथ टच कर रही है। तो जब बस रुक गई है, ठीक है जी, जब बस रुक गई है तो हमारी लोअर बॉडी तो बस के साथ रुक गई है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है उसने कीप्स ऑन मूविंग व्हाट इट इज डूइंग, उसने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है इनर्शिया की वजह से। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने करना यह है कि एक आप इस तरह से ग्लास ले लें, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लें और कार्डबोर्ड रखने के बाद इसके ऊपर कुछ कॉइन्स रख दें, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स हैं इनका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, इसकी डिटेल हम आगे चल के पढ़ लेंगे। अब आपने करना, अब देखें कॉइन जो हैं वो रेस्ट की पोजीशन में हैं, दे विल कंटिन्यू विद इट्स पोजीशन। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इस कार्डबोर्ड को तेजी के साथ खींचना है। तो अब हुआ ये कि ये जो कॉइन्स हैं ये गिलास में गिर जाते हैं, कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करते। वो इसलिए नहीं मूव करते, क्यों? क्योंकि कॉइन रेस्ट में थे और रेस्ट में है तो वो कोशिश करेंगे कि वो उनकी रेस्ट की पोजीशन जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। सो इस तरह से हम इनर्शिया की एक और डेली लाइफ एग्जांपल से हम इनर्शिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इस तरह से इनर्शिया की कुछ डेफिनेशन और कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन हमने देखी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम। तो मोमेंटम को सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का मतलब ये है कि मास m, वेलोसिटी v। अच्छा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल थोड़ी सी कंसिडर कर लेते हैं। देखें, आपके पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, हम मास रखते हैं, कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल इस एग्जांपल को समझने के लिए कि जी सेम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मासेस सेम है। अगर वो ऑब्जेक्ट आहिस्ता से स्पीड के साथ मूव करता हुआ आए और आपके साथ स्ट्राइक करे तो शायद आपके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई ना हो, लेकिन मास से उसी मास का ऑब्जेक्ट अगर तेज वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आपसे स्ट्राइक करता है, यानी वेलोसिटी जो है वो दोनों केसेस में आपने चेंज कर देनी है, एक में ज्यादा रखनी है, एक में कम रखनी है। कैसे चेंज हो गया है कि देखिए मास तो दोनों तरफ सेम था, मास, लेकिन जब वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रोडक्ट ज्यादा हो गया जिससे मोमेंटम ज्यादा हो गया, और जब वेलोसिटी कम थी तो प्रोडक्ट कम हो गया जिससे मोमेंटम कम हो गया। तो वो जो इंपैक्ट ऑफ फोर्स आपने कहा है वो एक्चुअली वो मोमेंटम था, ठीक है। हम एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल हमारी बुक्स में लिखी होती है कि बुलेट जो है वो इतना छोटा सा उसका मास होता है, लेकिन फिर भी उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? तो वो उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो मास तो बेशक कम है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है जी। सो इस तरह से हम मोमेंटम को प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी की बेस पर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है,
अगर हमारे पास, अगर मैं आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट एंड इट्स मास इज 5 kg, ठीक है, तो हमें पता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसका मोमेंटम 0 है। ऑब्जेक्ट मोमेंटम पोजेस उसी वक्त करेगी जब वो किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। सो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की कुछ एक्सप्लेनेशन हमने 2-3 एग्जांपल्स के साथ देखी है, ठीक है। इसके अलावा मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के, वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। और मोमेंटम का जो इस तरह से P से इसको डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, ठीक है जी, P से डिनोट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू M और V, अगेन V जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो P इज इक्वल्स टू MV मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका जो यूनिट है, मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का यूनिट ms-1, ठीक है जी। तो वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट ms-1 है। मोमेंटम की भी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम और एक को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जो मोमेंटम पोजेस करेगा वो लीनियर मोमेंटम है, और जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है वो जो मोमेंटम पोजेस करेगा वो एंगुलर मोमेंटम है। हमने इस चैप्टर में मोस्टली लीनियर मोमेंटम को डील करना है, लेकिन हमें फिर भी इसकी 2 कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए।